दोस्तों आज हमें वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है कि वैश्वीकरण होता क्या है। इस चैप्टर में हमें वैश्वीकरण का अर्थ देखना है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसके फैलने के क्या कारण होते हैं और इसके क्या प्रभाव होते हैं, यानी कि इसके आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक प्रभाव क्या होते हैं इसके। अगर सबसे पहले हम वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण देखिए होता क्या है। अगर आप इसके नाम में जाएं, इसकी डेप्थ में जाएं, इसकी अगर गहराई में जाएं आप, तो आपको इसका अर्थ मिल जाएगा कि वैश्वीकरण क्या होता है। देखिए वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विश्व विश्व प्लस एकीकरण। विश्व प्लस एकीकरण, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे एकीकरण है। विश्व प्लस एकीकरण, इसका मतलब होता है विश्व का एकीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व का एकीकरण, यानी कि पूरा विश्व आज एक हो गया है, उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। कैसे? आपको पता है कि अगर हम 1700 शताब्दी की बात करें, उस समय क्या होता था कि एक देश में जो घटना हो जाती थी वो उसके पड़ोसी देशों को भी पता नहीं होती थी। कोई भी घटना मान लीजिए, अगर एक देश यानी कि हम पड़ोसी देश की बात कर लेते हैं, अगर श्रीलंका में अगर पीएम की डेथ भी हो जाती थी तो वो तुरंत किसी देश को पता खबर भी नहीं होती थी। वो बहुत दिनों बाद खबर आती थी, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद पता चलता था किसी को भी कि पड़ोसी देशों में क्या हुआ है। और उससे पहले तो और भी इससे भी मतलब बदतर हालात थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब दुनिया के किसी भी कोने में जो हमारा ग्लोब है, उसके किसी भी कोने में कोई भी घटना घटी हो, आपको तुरंत पता चल जाता है कि कौन सी घटना घटी है। तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। अगर हम वैश्वीकरण की परिभाषा देखें तो वैश्वीकरण क्या कहता है? वैश्वीकरण कहता है कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यानी कि इसके बहुत से आयाम हैं। और आयाम कौन से हैं? यही आयाम है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक। अगर इन तीनों की बात हम करते हैं इस चैप्टर में तो हमें समझ में आ जाएगा कि वैश्वीकरण क्या होता है अच्छी तरह से। और जो अगर आप एंड तक देखते हैं तो आपके 4 और 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है और ज़रूर आता है। हर बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वैश्वीकरण के प्रभावों के बारे में। तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। डेफिनेशन देखिए, वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने निर्णयों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेज सकते हैं। आगे देखते हैं हम। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण का बुनियादी तत्व प्रवाह है। अगर आपके विचार, मान लीजिए आप इंडिया में आपके विचार बन रहे हैं, वो विचार अगर दुनिया में भी लागू हो जाएं, दुनिया में भी चले जाएं उन विचारों की विचार, तो वो क्या है? वैश्वीकरण हो जाएगा। आपके पास कोई वस्तु आपने बनाई, उस वस्तु को आपने पूरी इंडिया में फैला दिया, यहाँ तक तो सीमित है, लेकिन आपने इंडिया से बाहर भी उस वस्तु का निर्यात किया, दूसरे देशों में भेजा, तो ये क्या है? वैश्वीकरण है। दूसरा, इंडिया की करेंसी दूसरे देशों में चलती है, मतलब दूसरे देशों में उसका मतलब दूसरे देश अगर व्यापार करेंगे हमसे तो वो इंडिया की करेंसी में करेंगे या फिर डॉलर में करेंगे, लेकिन इंडिया की करेंसी भी बाहर जाती है दूसरे देशों में, तो वो भी क्या है? वो भी वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान वस्तुओं, पूंजी, श्रम का मतलब होता है रोजगार, और विचारों का विश्व के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुक्त प्रवाह है। मुक्त प्रवाह का मतलब है बिना किसी रुकावट के प्रवाह होता रहे। मैंने आपको बताया कि एक हिस्से से, दुनिया के किसी भी हिस्से से अगर दूसरे हिस्से में किसी भी चीज़ का प्रवाह हो रहा है, इनमें से अगर वस्तु भी है तो उसका प्रवाह, पूंजी है तो उसका प्रवाह, श्रम और विचार है तो इनका प्रवाह अगर एक हिस्से से दूसरे हिस्से में हो रहा है दुनिया की किसी भी कोने से, तो वो क्या है? वैश्वीकरण है। अगर आप समझ भी गए होंगे कि वैश्वीकरण क्या होता है, अगर नहीं समझे तो आगे आपको मैं और भी डेप्थ में इसके बता दूंगा। अब थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा कि वैश्वीकरण आखिर होता क्या है। वैश्वीकरण का सीधा सा मतलब है कि एक चीज़ अगर दूसरे देश में जा रही है, एक दूसरे देश की चीज़ दूसरे देश में जा रही है, तो वो वैश्वीकरण ही है। आप कुछ भी समझ लीजिए, एक देश से अगर दूसरे देश में कोई चीज़ जा रही है, आप ये लेके चलिए कि इंडिया की कोई भी चीज़ दूसरे देश में जा रही है, इंडिया की चाय दूसरे देश में जा रही है, इंडिया की, ये तो आर्थिक प्रभाव हो गया, लेकिन इंडिया की कोई भी चीज़ दूसरे देश में जा रही है, इंडिया की वैज्ञानिक वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये भी वैश्वीकरण ही है।
और इंडिया के लोग किसी देश में जा रहे हैं वो भी वैश्वीकरण है, बाहर से कोई लोग इंडिया में आ रहे हैं वो भी वैश्वीकरण ही है। वैश्वीकरण का मतलब ही होता है प्रवाह है। आगे देखते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ एक स्थान से वस्तु, ये तो बता दिया मैंने। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब है पृथ्वी का एक कोना, और इससे पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। अब क्या है कि पूरी दुनिया एक परिवार बन गई है। जैसे परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, वैसे पूरी दुनिया के देश हैं एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। अब इसके कारणों की बात करते हैं। यहाँ पे आपने मोटा मोटा समझ लिया कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। दूसरा हमारा टॉपिक है कारण। तो कारण क्या होता है वैश्वीकरण की, यानी कि क्यों ये वैश्वीकरण फैलता है एक देश से दूसरे देश में, इसके कारण क्या है। दूसरे देखते हैं, इसका पहला पॉइंट देखते हैं, उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि उच्च टेक्नोलॉजी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जिस कारण आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है, यानी कि हाई टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है इंडिया में, या फिर अमेरिका में तो बहुत भी पहले आ चुकी थी, इंडिया से भी पहले। तो अब इंडिया की हम बात लेके चलते हैं, क्योंकि इंडिया ही वैश्वीकरण से मतलब इंडिया की बात हो रही है इस चैप्टर में ज़्यादा, क्योंकि आप चैप्टर इंडिया की बुक से पढ़ रहे हैं, इसलिए इंडिया की ज़्यादा इसमें बात हो रही है। तो हम इंडिया को लेकर चलते हैं। सपोज कि इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो रही है, वो किस लिए हो रही है, क्योंकि विश्व से वो जुड़ गया है। अगर विश्व से भारत इतना जुड़ा नहीं होता तो भारत भी इतना विकास नहीं कर पाता। तो ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि ये उच्च टेक्नोलॉजी आ गई है, और ये विश्व मतलब एक देश में नहीं, ये पूरी दुनिया में आ चुकी है। अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर टेक्नोलॉजी ना हो। अगर कुछ अफ्रीका के जो छोटे गणराज्य हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो बाकी के विश्व में हर जगह टेक्नोलॉजी विद्यमान है। विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या होता है, एक देश दूसरे देश से जुड़ गया है, उनके संबंध एक दूसरे से अच्छे हो गए हैं। आपको पता है कि पहले हमारे किसी भी देश से इतने अच्छे संबंध नहीं थे, लेकिन अब एक देश दूसरे देश से इतना जुड़ गया है कि वो बहुत ही मतलब उनके संबंध बहुत ही गहरे हो गए हैं। आज विश्व एक वैश्विक ग्राम बन गया है, यानी कि विश्व पूरा एक ही बन गया है। टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट व अन्य सूचना तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। ये क्या है, ये संचार के माध्यम है। पहले क्या होता था, पहले टेलीग्राफ चलता था, टेलीफोन चलता था, हेडलाइन वाले, आपको पता है, माइक्रोचिप, इंटरनेट तो ये बहुत ही मतलब फेमस हो रहा है दुनिया को जोड़ने में। इंटरनेट से पूरी दुनिया ऐसे जुड़ गई है जैसे एक मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियाँ जुड़ जाती है, वैसे ही इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ चुकी है आज के ज़माने में। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है। तकनीकी साधनों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति ला दी है। संचार की क्रांति का मतलब होता है यही, जो संचार का मतलब क्या होता है कि हम एक देश से दूसरे देशों के बीच जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसे संचार कहते हैं। तो संचार की क्रांति आ गई है, और किसके कारण आई है, वही टेक्नोलॉजी के कारण ही आई है। आगे हम पर्यावरण की वैश्वीकरण समस्याओं जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक ताप वृद्धि से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब आपको पता है कि जो समस्या होती है पर्यावरण की, उसे एक देश नहीं सुलझा सकता, नहीं सोल्व कर सकता, उसके लिए सारे देशों का सहयोग आवश्यक है। तो ऐसी कुछ समस्याएं जैसे सुनामी आती है तो उसे एक देश नहीं निपट सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। जलवायु परिवर्तन होता है, वैश्विक ताप वृद्धि जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, इससे निपटने के लिए पूरे मतलब विभिन्न देशों का सहयोग जरूरी है। दुनिया के जितने भी 195 देश है उनका सहयोग जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक देश इन चीज़ों से नहीं निपट सकता। तो ये भी वैश्वीकरण का कारण है। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। कुछ विशेषताएं हैं इसकी। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील एवं मुक्त प्रवाह, ये वैश्वीकरण की विशेषता है, आपको याद रखनी है। पूंजी, श्रम, वस्तु एवं विचारों का गतिशील, ये 4 अक्षर आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके की पॉइंट्स है, इन्हीं से आप आंसर लिखेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व में व्यापार की वृद्धि। पूंजीवादी व्यवस्था बहुत बढ़ चुकी है। जब से भी भारत ने एलपीजी अपनाई है तब से पूंजीवादी व्यवस्था भारत में भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वैसे ही आपको पता है कि अमेरिका में पूंजीवादी व्यवस्था ही ज़्यादा है, और भी जितने यूरोपीय देश है वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था ही चलती है। तो और भी देशों में खुलेपन की व्यापार, जो खुलेपन यानी कि
एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते हैं, वो भी वैश्वीकरण के ही कारण कर सकते हैं। देशों के बीच आपसी जुड़ाव यानी कि वो जुड़ गए हैं आपस में, और अंतः निर्भरता हो गई है, वो एक दूसरे पर अब निर्भर हो गए हैं। मान लीजिए कि हमें इंडिया को पेट्रोल की ज़रूरत है, अगर इंडिया को कहीं से पेट्रोल ना मिले तो क्या होगा, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए इंडिया भी दूसरे देशों पर निर्भर रहने लग गया। ऐसे ही मान लीजिए अगर इंडिया से जो सामान बाहर जाता है वो उन देशों को ना मिले तो फिर क्या होगा, यानी कि एक दूसरे देश आपसी सहयोग करते हैं एक दूसरे का, क्योंकि हर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए सारे देश मिल बांट कर उस चीज़ का मतलब इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ जिस देश के पास नहीं होती वो दूसरे देशों से लेता है। ऐसे थोड़े ना हर चीज़ एक देश के पास हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता। हर देश के पास किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है, तो वो जो विश्व के विभिन्न देश है उनसे मदद लेता है। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही नतीजा है। आगे देखिए इसका एक और पॉइंट्स है, विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी तथा महामारियां जैसे एंथ्रेक्स, कोविड-19, इबोला, HIV एड्स, स्वाइन फ्लू जैसे मामलों में वैश्विक सहयोग एवं प्रभाव, ये इसकी विशेषता का ही पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कभी फिलहाल में जो कोविड-19 फैला है यानी कि कोरोना वायरस फैला है, उसमें भी पूरे विश्व का सहयोग जरूरी था, क्योंकि एक देश कोरोना से नहीं निपट सकता। अगर पूरे देश उसमें सहयोग करेंगे तो आसानी होगी इस वायरस से भी निपटने में। तो ये भी क्या है, ये पूरे देश का अगर सहयोग मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वैश्वीकरण अच्छा बढ़ रहा है यानी कि फैल रहा है, और इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पॉइंट ही इसमें शामिल है। तो वो आप इसमें आपको पता लगाना है कौन से नकारात्मक है कौन से सकारात्मक, और आधे इसके जो एग्जाम्पल है इसमें भी आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही दिखेंगे, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इसके प्रभाव होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, विभिन्न विदेशी वस्तुओं की भारत में उपलब्धता। आप जितनी भी वस्तुएं आप भारत में देखते हैं, आपके हाथ में जो भी फ़ोन है वो ज़रूरी थोड़े ना है कि इंडिया में ही बनाओ। जो भी रेडमी रियलमी जो भी फ़ोन है वो हो सकता है चाइना से आए हों, साउथ कोरिया से आए हों, सैमसंग अगर आप यूज़ करते हैं साउथ कोरिया से आए हों, विभिन्न देशों से मतलब वस्तुएं आती हैं इंडिया में। तो जितने भी आप वस्तुएं देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान देखते हैं, आप जो भी लड़ियाँ देखते हैं दीपावली को, वो सब चाइना से आई हुई होती है। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी पता होंगी जो कि इंडिया में नहीं बनी, उनका निर्माण किसी अदर कंट्री में हुआ है। दूसरा उदाहरण, युवाओं को करियर के विभिन्न नए अवसरों का मिलना। इससे क्या होता है वैश्वीकरण से कि अगर इंडिया में कोई मतलब कोई मनुष्य करियर नहीं कर पा रहा है, कोई व्यक्ति करियर नहीं कर पा रहा है, यानी कि करियर उसे नहीं मिल पा रहा है, तो वो दूसरे देशों में जाकर करियर कर सकता है। यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं विभिन्न देशों में, पढ़ने जाते हैं, करियर करने जाते हैं, अपनी खुद की कंपनी भी खोलते हैं दूसरे देशों में। तो ये भी वैश्वीकरण के एग्जाम्पल है। किसी भारतीय का अमेरिकी कैलेंडर एवं समय अनुसार सेवा प्रदान करना। जितने भी अगर जो मान लीजिए अमेरिका की जो कर्मचारी है, जो अमेरिका के जो कर्मचारी है वो इंडिया के हैं, ये मान लीजिए आप जो अमेरिका के कर्मचारी हैं वो इंडिया के हैं, तो जो इंडिया के कर्मचारी है अगर उनकी छुट्टी होगी तो वो भी अमेरिका के कैलेंडर के हिसाब से होगी, क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन है वो इंडिया की। मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी इंडिया में है, लेकिन अगर छुट्टी होगी तो वो अमेरिका की कैलेंडर के हिसाब से होगी। तो ये भी वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। अगला पॉइंट, फसल के खराब हो जाने से कुछ किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेना। जब फसल खराब हो जाती है तो कुछ किसान आत्महत्या कर लेते हैं, वो तुरंत आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि इसमें सरकार जितने उसको मदद दी जाती है उतनी देती है। आगे देखते हम, लोगों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, यानी कि जो अमीर होता है वो और अमीर होता जाता है इस वैश्वीकरण से, और जो गरीब होता है वो और गरीब होता जाता है। तो ये वैश्वीकरण का नकारात्मक पॉइंट है, इसे हम आर्थिक असमानता कहते हैं, यानी कि लोगों के बीच जो आय का वितरण है वो समान नहीं होता। आगे, वैश्वीकरण के उदाहरण सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। तो इसमें से आपको छांटना है नकारात्मक कौन से हैं। देखिए ये दो जो पॉइंट है ये नकारात्मक हैं, यानी कि ये नेगेटिव हैं, तो इनको आपको पता लगाना है। और ऊपर की जो है ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के कैलेंडर के हिसाब से ये
काम करते हैं, मतलब जो इंडिया की जो कर्मचारी हैं तो वो अमेरिका कैलेंडर के हिसाब से ही काम करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल तो आप खुद के मतलब मन से भी आप बहुत से लिख सकते हैं, लेकिन अब आपको प्रभाव देखने हैं वैश्वीकरण के प्रभाव में हमें राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक प्रभाव तीनों ही देखने हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सांस्कृतिक प्रभाव होता है, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभाव अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है। वैसे आपको ये दोनों भी पता होनी चाहिए कि आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले हम राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कार्यों जैसे कानून व्यवस्था बनाना तथा सुरक्षा तक ही सीमित है। अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि राज्य की जो क्षमता है, यहाँ पे राज्य का मतलब है देश। पॉलिटिकल में राज्य शब्द आता है तो उसका मतलब होता है देश, यानी कि एक कंट्री के बेस पे हम इस चीज़ को आप सोचिए कि एक वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में कमी आई है। क्षमता में कैसे? पहले क्या होता था कि जब वैश्वीकरण मतलब पूरे वर्ल्ड में नहीं फैल पाया था तो क्या होता था कि एक देश पे सारा बोझ रहता था। जितने भी व्यापार करने हैं वो देश को खुद ही के मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में करने हैं, एक गांव से दूसरे गांव में करना है, मतलब अपने देश के भीतर ही व्यापार करने होते थे। बहुत ही कम व्यापार होते थे पहले, मतलब बहुत ही कम इंडिया व्यापार करता था दूसरे देशों से, और दूसरे देश इंडिया को भी नहीं जानते थे, व्यापार इतने कम करते थे, मतलब बहुत कम होता था व्यापार। तो पहले राज्य की क्षमता में बहुत ज़्यादा मतलब वृद्धि थी, लेकिन अब कमी आई है, क्योंकि अब विभिन्न देश दूसरे देशों से जुड़ सके हैं और दूसरे देशों पे अब निर्भर रहने लगे हैं। अब सरकार का इतना ही रोल होता है कि वो बस जनता को सही रास्ता दिखाए और व्यापार करने का तरीका सिखाए, वरना आजकल जो व्यापार होता है वो बिजनेसमैन कर लेते हैं। यानी कि अब सभी कंपनियों को पूंजीवादी मतलब प्राइवेट कर दिया गया है सभी कंपनियों को, और वही कंपनियां दूसरे देशों से व्यापार कर लेती है, लेकिन इसमें सरकार का रोल इतना ही होता है कि उनका मार्गदर्शन करे। आगे इसमें बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का मुख्य निर्धारक है। यानी कि जो बाजार होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, उसमें एक देश दूसरे देशों से व्यापार कर लेते हैं, तो इसमें बाजार का मुख्य रोल होता है, ना कि सरकार का। आगे देखते हैं हम, राज्य की प्रधानता बरकरार है। यानी कि सरकार की जो प्रधानता है वो बरकरार है इससे, तथा उसे वैश्वीकरण से कोई खास चुनौती नहीं मिल पाई है। यानी कि सरकार से तो इसको कोई खास चुनौती नहीं है, तो चुनौती मिलती है वो एक जनता को मिलती है, एक आम जनता को। इस पहलू के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अत्याधुनिक यानी कि बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी के बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं और कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। अतः राज्य अधिक ताकतवर हुए हैं, जो देश हैं वो अधिक ताकतवर हो गए हैं इस वैश्वीकरण से। पहले है ना भारत इतना ताकतवर नहीं था, लेकिन अब भारत अगर बात की जाए तो जीडीपी में चौथी पाँचवें नंबर पे आता है, सुरक्षा में भी वो छठे सातवें नंबर पे आता है। तो भारत अब मतलब कुछ ही पीछे है देशों से, यानी कि भारत से आगे 4-5 देश ही है, वरना भारत भी मतलब विकसित मतलब सुधार मतलब वैसे देशों की श्रेणी में आता है जो कि ताकतवर देश हैं, यानी ताकतवर देशों की श्रेणी में आता है इंडिया भी। तो अब इतना ये किसके कारण हुआ है? ये वैश्वीकरण के कारण हुआ है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। अब हम आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं। हम राजनीतिक प्रभाव तो देख लिया हमने क्या होते थे, हम आर्थिक प्रभाव की बात करते हैं हम कि आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण। इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व है। पहले क्या होता था, अगर इंडिया को पैसे की कमी हो जाती थी तो वो किससे लेता पैसे? कोई नहीं था उससे जाने वाला, ना विश्व बैंक बना था पहले, ना मुद्रा कोष था। अब क्या होता है कि पैसे की कमी भी हो जाती है तो वो इन देशों से मतलब इन जो संस्था है मुद्रा कोष, IMF और वर्ल्ड बैंक, इनसे लोन ले लेता है। अगर इनसे भी नहीं लेता तो वो किसी देश से भी लोन ले सकता है। तो ये क्या हुआ है, क्योंकि अब एक देश दूसरे देश से जुड़ गए हैं तो वो किसी भी देश से कोई भी देश लोन ले सकता है। जैसे श्रीलंका ने इंडिया से लोन लिया है, वैसे ही श्रीलंका ने चाइना से भी लिया है, इंडिया से भी लिया है, बाकी देशों से भी लिया है। तो ये किसके कारण हुआ है? ये वैश्वीकरण के कारण हुआ है, क्योंकि पहले वैश्वीकरण नहीं था इतना, तो एक देश दूसरे देश को जानते तक भी नहीं थे। लेकिन अब वैश्वीकरण के कारण कोई भी देश किसी देश से भी परिचित मतलब अपरिचित नहीं है। आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी आई है। यानी कि पहले क्या होता था कि जो
बाहर से हम जो वस्तुएं मंगाते थे वो बहुत ही कम मंगाते थे, प्रतिबंध लगे हुए होते थे उस पर, यानी कि एक देश दूसरे देश की चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता था पहले। लेकिन अब क्या होता है, जो चीज़ अमेरिका में बनती है वो 1 महीने बाद आपको इंडिया में दिख जाती है। एक प्लास्टिक बैंड बना था अमेरिका में जो कि कुछ दिनों बाद ही इंडिया में आ गया, यानी कि जो इंडिया की वैक्सीन बनी है वो भी बाकी देशों में कुछ दिनों बाद यानी कि 1 महीने बाद ही दूसरे देशों में दिखने लगी, दूसरे देशों में बिकने लगी वो वैक्सीन। तो ये सब वैश्वीकरण के कारण होता है। कोई भी देश एक देश से ज़्यादा दूरी पे नहीं है अब, यानी कि अब बहुत ही ज़्यादा करीब हैं सारे देश एक दूसरे के। पूंजी के प्रभाव से पूंजीवादी देशों को लाभ, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों का प्रभुत्व है, यानी कि पूंजीवादी देशों को ज़्यादा फायदा हो रहा है इससे। जो अमेरिका है और जो यूरोपीय कंट्रीज है अदर भी, ब्रिटेन वगैरह, इनको ज़्यादा प्रभाव मतलब फ़ायदा हो रहा है इससे से। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवादी देश हैं और इससे विकासशील जो देश है उनका ज़्यादा प्रभुत्व बना है। तो ये पॉइंट भी आपको याद करना है और इसके आप लिख सकते हैं इसे कॉपी में। विकसित देशों द्वारा वीज़ा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध, यानी कि पहले क्या होता था कि जो विकसित देश हैं वो अपना वीज़ा नहीं देते थे विकासशील देशों को। पहले क्या होता था, अमेरिका का वीज़ा इंडिया के लोगों को बहुत ही कम मिल पाता था, नहीं मिल पाता था। लेकिन अब क्या होता है, आप कभी भी वीज़ा लेकर दूसरे देश में जा सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले वीजे पर प्रतिबंध होते थे, यानी कि वीज़ा नहीं मिल पाता था किसी देश का। लेकिन अब क्या होता है, अब वीज़ा तुरंत आपको मिल जाता है। अगर आप अभी जाएंगे तो आपका वीज़ा अभी बुक हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये वैश्वीकरण का ही प्रभाव है, ये आर्थिक प्रभाव है, ये ध्यान रखना आप। वैश्वीकरण के कारण सरकारें अपने सामाजिक सरोकारों से मुंह मोड़ रही हैं, उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। सामाजिक सरोकार से मतलब क्या होता है कि जिम्मेदारी, जो उसकी समाज की जो जिम्मेदारी है उससे वो मुंह मोड़ रही है। और ये क्या है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें नेगेटिव बात बताई गई है एक, कि सरकार मतलब जो उसके सामाजिक सरोकार है, जो सामाजिक उसकी जिम्मेदारी है, उससे वो मुंह मोड़ रही है। उसके लिए सामाजिक सुरक्षा कवच की आवश्यकता है, यानी जो समाज की सुरक्षा है उससे भी आवश्यकता है। क्यों होता है अभी ऐसा? क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट से इतने दुष्परिणाम हो रहे हैं, इतना आतंकवाद बढ़ रहा है। ये नेगेटिव पॉइंट में जाएगा, क्योंकि आतंकवाद इतना बढ़ रहा है, इससे जनता को सुरक्षा करनी चाहिए सरकार की, और सरकार उससे मुंह मोड़ रही है, क्योंकि सरकार से इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इससे भी जनता मुंह मोड़ रही है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप बाकी तो आप जानते हैं कि इंटरनेट से क्या क्या परिणाम हो रहे हैं, तो ये तो आपको पता है। नोट: वैश्वीकरण के आलोचक कहते हैं कि इससे समाजों में आर्थिक असमानता बढ़ रही है, यानी कि आर्थिक असमानता बढ़ रही है। वो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि जो आय की समानता है वो बढ़ रही है। कैसे? जैसे कि एक अमीर है वो वैश्वीकरण से और ज़्यादा अमीर हो रहा है। कैसे? कि पहले तो वो जितना अमीर है वो तो है ही, लेकिन जब उसने अपने जो कंपनी है वो अगर वो दूसरे देशों में ले जाता है तो उसे वहाँ से भी प्रॉफिट होता है, वो और ज़्यादा अमीर होता है। लेकिन गरीब को क्या होता है, गरीब को वैश्वीकरण से कोई लेना देना नहीं है। वो तो क्या होता है कि वैश्वीकरण से जो जितने वस्तुएं महंगी हो रही है, बाहर से जो देश आ रही है, गरीब को उससे और भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई उसकी आमदनी तो कम है, वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा कि इतनी जो चीज़ें महंगी हो रही है उनका वो कीमत झुका सके। तो गरीब तो और ज़्यादा गरीब हो रहा है, लेकिन जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रहा है। तो इससे एक नकारात्मक प्रभाव भी इस पर पड़ता है। अब हम सांस्कृतिक प्रभाव की बात कर रहे हैं, इसे आप ध्यान से देखिए सांस्कृतिक प्रभाव क्या होता है, क्योंकि आपके ये जीवन से जुड़ा हुआ है। सांस्कृतिक समरूपता द्वारा विश्व में पश्चिमी संस्कृतियों को बढ़ावा। आप जानते हैं कि पश्चिमी संस्कृति कितनी बढ़ चुकी है इंडिया में, खान पान से लेकर पहनावे तक हम सब कुछ विदेशों की चीज़ें इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी कि इंडिया की चीज़ों को तो भूल ही गए हैं हम। अब कौन साड़ी पहनता है, सब जींस टॉप पहनते हैं भाई। कौन मतलब ऐसे जो सादा ड्रेस है कौन पहनता है, अब सब फटी जींस पहनते हैं। तो ये क्या है, ये मतलब संस्कृति का ही प्रभाव है, यानी कि पश्चिमी संस्कृति का, यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है। खाने पीने एवं पहनावे में विकल्पों की, यानी कि जो विकल्प होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, यानी कि हमारे पास बहुत से विकल्प हैं। पहले क्या होता था कि महिलाओं को बस साड़ी पहनना होता था
उन्हें कुछ भी सूट सलवार ना कि कुछ जींस टॉप पहनना होता था। लेकिन अब क्या होता है, तरह तरह के विकल्प हैं, कुछ भी पहने आपको, आप स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं। ऐसे ही लड़के हैं, वो पहले ही मतलब सादा कपड़े पहनते थे, उनके पास वैसी ही जोड़ी होती थी, वैसे ही कुर्ते पजामे होते थे, वैसे ही चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या होता है, तरह तरह के कपड़े हैं, तरह तरह के, आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप आज़ाद हैं। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का नतीजा है। और ये सारे नेगेटिव पॉइंट में आएंगे, क्योंकि इससे भारत की संस्कृति का ह्रास हो रहा है, यानी कि नुकसान हो रहा है। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट में आएंगे। लोगों में सांस्कृतिक परिवर्तन पर दुविधा हो रही है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम दूसरी संस्कृति पर निर्भर रहने लगे हैं। जितने भी आप कल्चर देखते हैं, फेस्टिवल देखते हैं, हम दूसरों के अपनाने लगे हैं अपने को छोड़कर। तो जितने भी लैंग्वेज होते हैं, जो हम इंग्लिश लैंग्वेज को अपनाने लग गए हैं हमारी मातृभाषा को छोड़कर, जितने भी और अदर लैंग्वेज हैं वो उनको हम अपनाने लग गए हैं। तो ये भी सांस्कृतिक परिवर्तनों का ही प्रभाव है। संस्कृतियों की मौलिकता पर बुरा असर पड़ रहा है। सांस्कृतिक वैविधीकरण, जिसमें प्रत्येक संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट हो रही है, यानी कि अब हमारी जो इंडिया की संस्कृति है वो सबसे अलग हो गई है। यानी कि हमने इंडिया की संस्कृति को तो अलग कर दिया है, लेकिन हाँ अभी भी इंडिया की संस्कृति कुछ अंश बचे हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है वो भी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि भाई इतना यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि हम नीली जीन्स, जो फास्ट फूड होता है, इनको सब अपना रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्राकृतिक भोजन होता है उसको हम त्यागते जा रहे हैं। तो ये सब वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का ही नतीजा है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको भी लिखने हैं, और ज़रूरी नहीं है आप इसी में से देख के लेंगे, आप खुद भी बना सकते हैं। अब हमें देखना है भारत और वैश्वीकरण, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के क्या विचार है वैश्वीकरण को लेकर। तो आज़ादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाकर अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर रहे। भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, इसका मतलब यह है कि भारत को अपने संसाधनों को बचाकर रखना था ताकि वो भविष्य में काम आए। उसने अपने घरेलू उत्पादों पर जोर दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके। आत्मनिर्भर का मतलब है कि भारत स्वयं अपने कदमों पर खड़ा हो सके, ना कि उसे दूसरे देशों की सहायता ले सके। आपको बताया कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। अगर आपने पढ़ा हो पहले, तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। उसका मतलब यही था कि वो विभिन्न देशों से अलग रहेगा और अलग व्यापार करेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये नीति भी भारत ने अपनाई थी। आगे देखते हैं हम 1991 में, यानी कि 1991 में लागू नई आर्थिक नीति द्वारा भारत वैश्वीकरण के लिए तैयार हुआ। यानी कि जो 1991 में एलपीजी हमारी जो नई आर्थिक पॉलिसी आई थी, इसकी फुल फॉर्म आपने पढ़ा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो जब ये नई आर्थिक पॉलिसी आई थी, तो इससे क्या हुआ कि जो भारत है वो पूरे विश्व से जुड़ गया। अब भारत ने भी अपने व्यापार के दरवाजे विश्व के लिए खोल दिए। कहा कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो अब हमारे भारत में भी आकर व्यापार कर सकती है और यहाँ की जो लोग हैं उनको रोजगार प्रदान कर सकती है। तो ये कब हुआ? इंडिया में 1991 के बाद। याद रखना, एक मार्क्स क्वेश्चन यहीं से आपका पक्का होता है। और खुलेपन की नीति अपनाई। खुलेपन का मतलब होता है कि व्यापार के दरवाजे खोल देना। तो ये चीन ने भी अपनाई थी, लेकिन चीन ने यह शायद 2006 में अपनाई थी। उससे पहले चीन भी इतने देशों से व्यापार नहीं करता था। लेकिन अब हमारा सबसे ज़्यादा व्यापार चीन और ईरान से होता है, जो यूएई है। चीन, ईरान, अमेरिका, इनसे ज़्यादा हमारा व्यापार होता है। वैश्वीकरण के कारण भारत की आर्थिक नीति दर में 7.5% वार्षिक बढ़ोतरी हुई है और 1990 में 5.5% थी। यानी कि अब भारत की इतनी वृद्धि हो चुकी है, यानी कि भारत इतना ज़्यादा व्यापार करता है देशों से, बहुत ज़्यादा व्यापार करने लगा है भारत। इसलिए भारत की जो मतलब आर्थिक नीति है उसमें वृद्धि हो रही है। पहले 5.5% थी, लेकिन अब 7.5% हो गई है। आगे देखते हैं हम, भारत के अनिवासी भारतीय विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। जो भारत के अनिवासी है वो भारतीय विदेशों में भारत की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। रूस ने भी अभी एक सर्कुलेट जारी किया है और कहा है कि जो भारत की संस्कृति है उसे हम अपने देश में भी अपनाएंगे। अगर आपने करंट की न्यूज़ सुनी हो थोड़े दिन पहले, कि आपको देखना, आप सर्च करना गूगल पे भी, तो रूस ने भी ये कहा है कि
हम भारत की संस्कृति को अपने यहाँ भी लागू करेंगे और हम भारत के जो त्यौहार है उनको भी हम यहाँ पे मनाया करेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो दूसरे देश की संस्कृति है वो दूसरे देशों में जा रही है। तो ये इसके सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी पॉइंट हो सकते हैं। भारत के लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपना वर्चस्व स्थापित करने में कामयाब रहे हैं। जितने भी जो इंजीनियर होते हैं वो इंडिया से बाहर जाते हैं और बाहर से जो इंडिया में भी आते हैं। तो भारत के भी बहुत से इंजीनियर बाहर जाते हैं, बहुत से वैज्ञानिक जाते हैं, बहुत से जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा निर्यातक देश है, यानी कि अमेरिका को ये सबसे ज़्यादा निर्यात करता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। तो इसमें भी भारत का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। आज भारतीय लोग वैश्विक स्तर पर उच्च पदों पर आसीन होने में सफल हुए हैं। जितने भी उच्च पद हैं, आपने देखा होगा कि जो ब्रिटेन का जो अभी प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, नाम अगर आपने सुना हो ऋषि सुनक, तो वो कहाँ का है? वो है तो इंडिया का, लेकिन वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। देखिए कितनी बड़ी बात है इंडिया का। देखिए उसने इंडिया में उसका जन्म हुआ था, लेकिन हालांकि अब बात है वो ब्रिटेन में रहता है, लेकिन वो माना तो यही जाएगा कि वो इंडिया का था, लेकिन इंडिया का था नहीं, है भी अभी। लेकिन वो अब उसने ब्रिटेन की नागरिकता अपना ली और वहाँ पर वो अब प्रधानमंत्री बन गया है। यानी कि कितनी बड़ी बात है कि वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये क्या है? ये वैश्वीकरण का ही परिणाम है कि हम किसी भी देश में जाकर स्वतंत्र वहाँ की नागरिकता भी ले सकते हैं और वहाँ पर चुनाव में भी खड़े हो सकते हैं अगर हमने वहाँ की नागरिकता ले ली है तो। अब हम वैश्वीकरण का विरोध देखते हैं और हमारा ये आखिरी पॉइंट है कि वैश्वीकरण का विरोध क्यों होता है। वामपंथी विचारक इसके विभिन्न पक्षों की आलोचना करते हैं। जो वामपंथी होते हैं, अगर आपने पहले पॉलिटिकल चैप्टर में पढ़ा तो आपने दो चीज़ें पढ़ी है, दक्षिणपंथी और वामपंथी। एक ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या होता है। तो जो वामपंथी होता है वो गरीबों का ज़्यादा हित चाहते हैं, गरीबों का ज़्यादा हित चाहते हैं और ये समाजवाद को बेहतर मानते हैं। लेकिन जो दक्षिणपंथी होते हैं वो अमीरों का ज़्यादा हित चाहते हैं और वो पूंजीवाद को बेहतर मानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या कहते हैं वामपंथ। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। वामपंथों को, यानी कि जो समाजवाद के जो विचारक है, उनको ये चिंता है कि जो वैश्वीकरण है उससे राज्य जो देश है वो कमज़ोर हो जाएगा। उन्हें ये इस बात की चिंता है। वो क्यों है वो तो आपको ही देखना है कि क्यों है उनको ये चिंता। आर्थिक क्षेत्र में वे कम, कुछ क्षेत्रों में आर्थिक निर्भरता एवं संरक्षणवाद का दौर कायम करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आर्थिक क्षेत्र हैं और जो कुछ आर्थिक निर्भरता वाले और संरक्षणवाद वाले जो क्षेत्र हैं उन पर वो अपना दौर कायम करना चाहते हैं। तो ये भी वो वामपंथ के लोग कहते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि वो ये सोचते हैं कि परंपरागत संस्कृति को हानि होगी और लोग अपनी सदियों पुरानी जीवन मूल्य तथा तौर तरीकों से हाथ धो देंगे। यानी कि वो उनको ऐसा लगता है वामपंथियों को कि जो इंडिया की जो संस्कृति है उसको लोग छोड़ देंगे और यूरोपीय संस्कृति को अपना लेंगे और जो उनका जीवन मूल्य है उससे भी वो हाथ धो देंगे। और यानी हाथ धोने का मतलब उसे वो छोड़ देंगे और वो दूसरे देश का जीवन मूल्य अपना लेंगे। भाई हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, या तो उसके सकारात्मक पहलू होते हैं या नकारात्मक पहलू होते हैं। जहाँ पर वैश्वीकरण का अच्छा परिणाम है वहाँ पर मतलब बुरा परिणाम भी है। तो आपको ये पता लगाना है, आपका होमवर्क यही है कि आपको ये छांटना है कि वैश्वीकरण के अच्छे पहलू कौन से हैं और बुरे पहलू कौन से हैं। इसे आप नकारात्मक और सकारात्मक में बांट सकते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता आते हैं। यानी कि पूरे विश्व ने एक ऐसा फोरम बनाया है जिसके पूरे देश के जो लोग हैं उनको जोड़ा जा सके, उनकी जो मानव अधिकार है उनकी रक्षा की जा सके। इसके लिए एक आयोग भी बनाया गया है ना, ह्यूमन राइट्स ऐसा कुछ बनाया गया है, HCRR, ह्यूमन राइट्स वगैरह। तो ऐसा भी आपको देखना है, मानव अधिकार आयोग भी बनाया गया है इसके लिए कि जो विश्व के जो लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, पर्यावरणवादी मजदूर हैं उनकी रक्षा की जाए, युवा और महिलाओं जो कार्यकर्ता रहता है उनकी भी रक्षा की जाए। तो इसके लिए वर्ल्ड सोशल फोरम बनाया गया है। इसकी आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, एक मार्क्स में पूछा जा सकता है। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक का विरोध हुआ
जिसका कारण आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में हुआ था। होता क्या है कि जो विकसित देश हैं वो जो विकासशील देश होते हैं या फिर अविकसित देश होते हैं उन पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। जैसे अमेरिका ये चाहता है कि मेरे जितना ताकतवर बाकी देश ना हो। अब आपको पता है कि चाइना अगर आगे निकल रहा है अमेरिका से तो अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा इससे परेशानी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरे विश्व में मैं अकेला ही शक्तिशाली रहूं, यानी कि और देश इतने शक्तिशाली ना बन पाए कि वो मेरा सामना कर सकें। तो ऐसे जो विकसित देश होते हैं अमेरिका चाहता है, अमेरिका क्या करता है कि जितने भी बाहर से जो खुद के देश में जो सामान होते हैं और वो बाहर से देश के खुद के देशों में भी मंगा लेता है। वो ये चाहता है कि जो सामान है वो दूसरे देशों को ना मिल पाए, तो वो अपने मतलब वो विकास की राह पर ना चल पाए। तो अमेरिका ऐसे सोचता है। तो इससे क्या होता है कि जो विकसित देश होता है, अमेरिका ही नहीं और भी देश जितने विकसित देश हैं वो यही सोचते हैं कि और देश हमसे आगे ना निकल पाए। तो इसमें ये पॉइंट भी इसमें यही बताया गया है कि जो विकसित देश है वो जो अविकसित देश है उस पर दबदबा बनाना चाहते हैं। और एक इसकी बैठक हुई थी मंत्रिस्तरीय बैठक, उसमें इसका विरोध हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको देखना है और आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं कमेंट में ही उसका आंसर दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।